हाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपका सीटेट का एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी तरह से तैयारी चल रही होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं भी जो हूँ आपके तैयारी में जो थोड़ी सहयोग मैं भी कर रहा हूँ। लगातार वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के तौर पर। तो आप लोग का काम है कि आप जो है एक भी वीडियो को स्किप ना करें, सभी वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी एसएसटी क्लास की जो है वो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो जाकर के सभी जो है वो वीडियो को वॉच कर लीजिए और क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि विधानसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं। जैसे कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, उसी तरह विधानसभा किसको बोलते हैं? जो सिंपल में समझे तो हम लोग सीएम का जो इलेक्शन होता है, चीफ मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं विधानसभा। जो क्या कहाँ होता है? राज्य में होता है इसका। ठीक है, राज्य में इसका इलेक्शन होता है। प्रत्येक राज्य में एक सीएम होता है और सीएम के ही जो मंत्रीगण जो जिससे चुने जाते हैं उसी को बोलते हैं विधानसभा। ठीक है, जैसे लोकसभा होता है, दिल्ली में बैठते हैं, उसी तरह प्रत्येक स्टेट में क्या होता है? विधानसभा होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं। विधानसभा में जो जो चुन के जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो देखिए, जो विधानसभा से चुने जाते हैं उसको बोलते हैं एमएलए। अगर इसका कोई फुल फॉर्म पूछे तो वो इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमएलए का ये किस में होता है? जब कोई स्टेट का जो इलेक्शन होता है, सीएम का, चीफ मिनिस्टर का, तो उसमें एमएलए का ही इलेक्शन होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसी में देख लेते हैं लोकसभा का। तो देखिए, लोकसभा जो जिसका इलेक्शन अभी चल रहा है, जिसको बोलते हैं क्या? एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। तो जो अभी लोकसभा का इलेक्शन जो चल रहा है 2024 का, इसमें जो है किसका सिलेक्शन होगा? यहाँ पर किसका इलेक्शन हो रहा है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो रहा है। इसी से जो है सभी लोग चुन करके दिल्ली जाएंगे और उन्हीं का एक मुखिया होगा। उस मुखिया को क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री, पीएम कहते हैं। ठीक, और जो विधानसभा का जो था एमएलए था, एमएलए का जो मुखिया होगा, मुखिया के तौर पर जो चुनाया जाएगा उन लोगों के सहमति से, तो उसको एमएलए का जो मुखिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सीएम कहलाएगा, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने एमएलए और एमपी का दोनों का मतलब यहाँ बता दिया। ठीक है, आप अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को वॉच कीजिएगा और नोट करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हिटलर ने जर्मनी में किस पे अत्याचार किया था। हिटलर जो जर्मनी का, जिसको तानाशाही कहा जाता था, तानाशाह कहा जाता है, वही पूछ रहा है कि हिटलर ने किस पर जुर्म किया था, किस पर अत्याचार किया था। तो हिटलर जो है जर्मनी के जो है यहूदी, वहाँ के जो थे यहूदी लोग थे, उन्हीं पर जो है ये अत्याचार करता था। ठीक है, अधिकतर अत्याचार किस पर किया था? तो वहाँ के यहूदी के जो मानने वाले थे उन पर जो है इसने अत्याचार किया था। हिटलर कहाँ का था? तो जर्मनी का। ठीक है, तानाशाह किसको बोला जाता है? तो हिटलर को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर कि कानून का निर्माण कहाँ होता है। जैसे हम भारत का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लें तो इंडिया में जो है अगर कोई कानून बनना है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि छुआछूत का कोई कानून है, छुआछूत जो है कि छुआछूत ना हो उसके लिए कानून बनाना है, तो वो कानून कैसे बनेगा? तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, उसको एक फॉर्मेट तैयार किया जाएगा। वो फॉर्मेट फिर जो है कहाँ पास किया जाएगा? सबसे पहले वो एमपी में, मतलब सबसे पहले कहाँ होगा? वो लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में हो गया। यहाँ पर रुकावट नहीं आती है, लोकसभा में पारित हो ही जाती है। इसके बाद जो है मुहर लगना होता है, इम्पोर्टेंट जो है वो होता है किसका? राज्यसभा का। राज्यसभा का जो है यहाँ पर जो है मेनली कानून बनाया जाता है। यहाँ अगर ये पास हुआ तो ही कानून बन पाता है। तो जब यहाँ भी पास हो गया, यहाँ भी पास हो गया, तो लास्ट में जो है राष्ट्रपति का जो है यहाँ पर सिग्नेचर हो जाने के बाद वो क्या होता है? कानून बन जाता है। तो ये सब काम होता कहाँ पर है? ये जो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति का जो काम हो रहा है, ये सब कहाँ होता है? तो संसद में होता है। कहाँ होता है? असेंबली, संसद में जो है ये काम होता है। तो कोई पूछेगा कि कानून बनाने का काम कहाँ होता है, तो कानून जो है वो संसद में बनता है। और संसद जो है किससे मिलके बनता है? ये भी एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि संसद जो है वो किससे मिलकर के बनता है। तो संसद जो है वो 3 लोगों से मिलके बनता है, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा।
ये तीनों पर जब पास हो जाता है तो ही उसको मिला करके क्या बोलते हैं, संसद इसको बोला जाता है। ठीक है, संसद के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि पहला व्यक्ति कौन होता है, मतलब कोई भी देश का पहला व्यक्ति कौन है, तो पहला जो व्यक्ति होता है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ही क्या बोलते हैं, पहला व्यक्ति बोला जाता है। और एक इसमें बात रखिएगा कि भारत में किसी का भी जो इनकम है, सैलरी जो है वो राष्ट्रपति से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति का जो इनकम है वो कितना है, 5 लाख है। ठीक है, तो कोई भी इंसान का जो है, कोई चाहे वो कितना भी बड़ा पोस्ट हो, वो 5 लाख से ज़्यादा उसका पेमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका जो पेमेंट है वही सबसे पहला पेमेंट होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ यहाँ बढ़ते हैं। सभी को मैं जो विश्लेषण करता हूँ उनको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लोकसभा के सत्ताधारी कौन होते हैं। लोकसभा का जो सत्ताधारी होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि लोकसभा में किसका इलेक्शन होता है, एमपी का। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी का फुल फॉर्म क्या था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें से जो एमपी चुने जाते हैं, सभी चुने जाते हैं, ये सभी लोग मिलकर के अपना एक मुखिया चुनते हैं, चेहरा चुनते हैं। वो कौन होता है, वो होता है पीएम, प्रधानमंत्री। मतलब इन लोगों का प्रधान होता है जो, वो कौन होता है, पीएम होता है, प्रधान मंत्री। तो यही पूछ रहा कि लोकसभा के सत्ताधारी। तो देखिए लोकसभा में हो रहा बात, तो लोकसभा में जो है वो होता है कौन, प्रधान होता है, पीएम होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है, पीएम होता है प्रमुख वहाँ का। और राज्यसभा का जो होता है प्रमुख, वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है, जो अभी धनखड़ जी जो हैं वो उपराष्ट्रपति हैं भारत के। ठीक है, तो राज्यसभा का मेंबर का जो मेन मुखिया होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और लोकसभा का कौन होता है, पीएम होता है प्रमुख। ठीक है, चलिए और राष्ट्रपति अभी कौन है भारत के, भारत के राष्ट्रपति अभी हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, वो कहाँ की हैं, झारखंड की हैं, उड़ीसा की हैं। वो झारखंड के पहले राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रोलेक्ट एक्ट क्या था। रोलेक्ट एक्ट का नाम आपने सुना होगा, तो पूछ रहा है कि रोलेक्ट एक्ट क्या था। तो देखिए रोलेक्ट एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था वो पहले देख लेते हैं। तो देखिए रोलेक्ट एक्ट जो है लागू हुआ था 10 मार्च 1919 में जो है ये लागू हुआ था रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, तो रोलेक्ट एक्ट में क्या था, देखिए रोलेक्ट एक्ट था कि अंग्रेज जो है उस समय अंग्रेज जो सत्ताधारी थे वो क्या करते थे, देश में भारत में किसी पर भी जो है वो वहाँ पर कैद कर सकते थे बिना कोई मुकदमा का, बिना कोई चार्जशीट का। मतलब अगर उस पर कोई आरोप नहीं है फिर भी वो क्या करते थे, बिना बोले बिना बताए जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। किसके तहत, रोलेक्ट एक्ट के तहत। मगर मान लीजिए कि आप रोड में जा रहे हैं, अगर वो अंग्रेज का कोई भी अधिकारी या सिपाही आपको वहाँ पर कैद कर लिया तो कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों किया नहीं किया, क्योंकि रोलेक्ट एक्ट में यही नियम था कि किसी को भी कभी भी वहाँ पर कैद किया जा सकता था। तो किसके तहत, यही काला कानून था रोलेक्ट एक्ट। और देखिए इसी में क्या क्वेश्चन है आता है, यही रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए जो है क्या हुआ था, जो है इनको गिरफ्तार किया था। किनको, ये विरोध कर रहे थे सतपाल और किचलू। सतपाल और किचलू नामक जो है 2 पंजाबी जो हैं वहाँ पर क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। तो कहाँ पर इन्हीं, जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया विद्रोह के कारण, तो इन्हीं का विरोध करने के लिए, कि इनको क्यों गिरफ्तार किया गया, इन्हीं का विरोध करने के लिए जो है 13 मार्च 1919 को पंजाब के जालियांवाला बाग में जो है इनको क्या किया, जनरल डायर के आदेश पर जालियांवाला बाग में वहाँ लाखों जो थे 10,000 के करीब जो है वहाँ पर गोली मार करके नरसंहार कर दिया गया। इसी रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे सतपाल और किचलू, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उन्हीं को गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग जो है जगह पर, वहाँ पर विरोध करने के लिए जो है यहाँ पर आए हुए थे बहुत सारे वहाँ पर व्यक्ति। तो एक कोठरी था जिसमें 10,000 के लगभग लोग थे। तो जनरल डायर के आदेश पर यहाँ पर गोली बरसा दी गई, जो सभी यहाँ पर मारे गए थे। ठीक है, तो यही था रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट मतलब किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर लिया था बिना मुकदमा, बिना किसी चीज़ का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है। तो देखिए भारत में जो है वो यहाँ पर किस प्रकार की है, तो यहाँ स्वतंत्र है,
यहाँ पर स्वतंत्र है, यहाँ के जो न्यायाधीश है वो स्वतंत्र है फैसला देने के लिए अपना, ठीक है। वो कोई उन पर बाधा नहीं डाल सकता, दबाव नहीं डाल सकता है। न्यायपालिका जो यहाँ की है वो स्वतंत्र है, वो जो भी आदेश देंगे वो सभी को उनको अप्लाई करना पड़ता है, मानना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, और इनकी संविधान, ये जो यहाँ पर जो भी संविधान है हमारा भारत का जो संविधान है, संविधान, उनको व्याख्या करने का अधिकार कौन है, उनका विश्लेषण करने का अधिकार किसके पास है संविधान की व्याख्या करने का, तो वो है न्यायालय के पास। किसके पास? न्यायालय के पास जो है वो अधिकार है भारत का संविधान का क्या करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, ठीक है। भारत की व्याख्या कौन करता है? न्यायालय कर सकता है, ठीक है, ठीक ना। और भारत के संविधान का रक्षा भी कौन करता है? न्यायालय ही करता है, ठीक है। ये सभी पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि कानून कितने तरह के होते हैं। आपको एक बात बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो NCERT का क्लास 6 to 8 पर बेस है। आपको यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलने वाली है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही सब क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है कि कानून कितने तरह के होते हैं। तो देखिए कानून जो है वो दो तरह के होते हैं, एक दीवानी और एक फौजदारी, ठीक है। तो देखिए दीवानी और फौजदारी में क्या अंतर है। फौजदारी में कोई भी अगर केस है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, FIR करवाना पड़ेगा जाकर के पुलिस थाने में। और दीवानी में जो है आप यहाँ पर FIR करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वकील से मिलकर या डायरेक्ट कोर्ट आप जा सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया पहला अंतर। दूसरा, दीवानी में जो क्या होता है, इसमें कोई जान माल की हानि नहीं होती, इसमें किसी का जान नहीं जाता। जैसे कि कौन सा केस होगा, जैसे कि इसमें तलाक का केस, ज़मीन जायदाद का केस, ये सब कहाँ पर आता है, ये दीवानी में ही आता है, इसमें किसी का जान नहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है FIR करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फौजदारी में कौन सा केस आता है, जैसे हत्या, दहेज, ये सब किस में आता है, फौजदारी में। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, FIR करना पड़ता है। FIR होने के बाद छानबीन होता है, इसके बाद जो है वो कोर्ट के पास इसका चार्जशीट जाता है। तो कानून कितने तरह का हो गया, दीवानी और फौजदारी, दो टाइप का होता है। फौजदारी में FIR होता है, दीवानी में FIR नहीं होता है। दीवानी में जान की हानि नहीं होती, फौजदारी में जान की हानि होती है, ठीक है। जितने भी टाइप के केस हैं मैंने यहाँ पर बता दिया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को अच्छी तरह से आप याद रखिएगा। इसमें से कौन सा पूछ दे कोई ठीक नहीं है कि आपसे पूछ दे कि हत्या किस कानून में आती है, तो आपको याद रहेगा, तभी तो आप बोल पाएंगे कि फौजदारी में आती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में जो है इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। इससे मुझे क्या होता है, यहाँ पर मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्कूल के मिड डे मील किस अनुच्छेद के तहत शुरुआत हुई थी। स्कूल में मिड डे मील जो है किस अनुच्छेद के तहत, भारत में जो मिड डे मील सरकारी स्कूलों में चलती है, उस खाना जो मिलता है दोपहर में, वो किस अनुच्छेद के तहत मिलती है। तो देखिए ये जो है, ये आर्टिकल जो आता है, ये अनुच्छेद वो 21 के तहत, 21 में क्या है, आर्टिकल 21 में क्या बोला गया है, जीवन दान की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, इसमें जीवन माल की जो सुरक्षा है इसमें दिया गया है। आपको जान की सुरक्षा जो है 21 में है। जीने की स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, जीने की आज़ादी, वो किसके तहत है, अनुच्छेद 21 के तहत। और इसी में जो है क्या है कि मिड डे मील को भी इसी में रखा गया है, ठीक है। स्कूल में मिड डे, अब सबसे पहले इसे पूछा जाता है कि मिड डे मील सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में जो है इसका सबसे पहले शुरुआत हुआ था 1995 में, ठीक है। इसके बाद जो है पूरे देश में लागू किया गया था। तो मिड डे मील किस अनुच्छेद के तहत आता है, एक अनुच्छेद 21 के तहत। किसमें, अनुच्छेद 21 में क्या है, जीने की स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम कब लागू हुआ था। यहाँ होगा कब, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम कब लागू हुआ था। तो देखिए इसी को बोलते हैं SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट।
तो देखिए SC/ST एक्ट के तहत क्या होता है, इसमें ये लागू हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में ये अधिनियम लागू हुआ था। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी SC कास्ट के और ST कास्ट के जो भी लोग आते हैं उन पर जो अत्याचार होता था उसके तहत जो है यहाँ पर लोगों को क्या होता है, उसको सज़ा दी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है यहाँ पर नॉन अवेलेबल होता है, मतलब इसमें आपको ज़मानत नहीं मिल सकती है। ज़मानत अगर कोई किसी SC/ST ने आप पे ऊपर आरोप लगा दिया तो आपको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको ज़मानत भी नहीं मिलेगी जब तक कि कोर्ट की सुनवाई होगी। ठीक है, तो यही SC/ST एक्ट ये कब लागू हुआ था? 1989 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये बहुत ही त्रासदी वाला उस समय था। भोपाल के ये MP का केस है, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का एक जगह है भोपाल में एक फैक्ट्री लगा हुआ था। ठीक है, फैक्ट्री केमिकल फैक्ट्री लगा हुआ था, उसी से एक गैस जो है लीक हो गया। उस फैक्ट्री से जो है वो वहाँ से क्या हुआ, केमिकल का जो गैस है वो वहाँ से लीक हो गया फैक्ट्री से। वो गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको मिक भी बोला जाता है। इसी का फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये जहरीला गैस था जो फैक्ट्री से लीक हुआ। जब वो लीक हुआ तो वहाँ का जो भी आसपास के लोग थे, बहुत दूर एरिया तक 2-4 किलोमीटर तक जितने भी लोग थे, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और धीरे धीरे उनके क्या हो गए, दम घुटने के कारण वहाँ पर क्या हुआ, मृत्यु होने लगा। तो यही जो केस है त्रासदी, इसी को बोला जाता है भोपाल गैस त्रासदी। ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 2 दिसंबर 1984 में। ठीक है, कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 में जो है ये गैस त्रासदी हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भोपाल में। किस में हुआ था? किस चीज़ के? केमिकल फैक्ट्री जो था उसमें किस चीज़ का रिसा हुआ था? मिक का फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसी में। और कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 को। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे इससे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। कहाँ हुआ था? भोपाल में। कौन सा गैस हुआ था? मिक का फुल फॉर्म क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 को। ठीक है, इसीलिए मैंने ये सारा डिटेल जो है यहाँ पर दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये आज की आखिरी क्वेश्चन थी। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, और आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है वो भी आप जो है अपना कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आपका ये सवाल है। ठीक है, आपका सवाल है कि जीने का हक किस अनुच्छेद में मिला है? मैंने वीडियो में भी बता दिया है, जीने का हक किस अनुच्छेद में मिला है। इसका जो है आप जो आंसर है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे खुशी होगी अगर आपने इसका आंसर मिला तो मैं उनका आंसर जो है वो पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आज का सवाल आपके लिए है कि जीने का हक किस अनुच्छेद में मिला। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर अपना जो है प्यार बनाइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगता है ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइए और मुझे ये सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।